मैं इस बयान को सेल्फ सुसाइडल मान रहा हूं। ब्राह्मणों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ब्राह्मणों को ये जानकारी है कि वो इस देश में अल्पसंख्यक हैं, 3% है, और उनके पुरखे हमारे साथ कई लड़ाइयां हार चुके हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध है, और सिकंदर जो उनके डीएनए वाला था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने 3 बार 2 बार हराया था। तो इसीलिए उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान से बंधे हुए लोग हैं। हम संविधान को बदलने की बात सोचते भी नहीं है, और हम उसके दायरे में रह के काम करते हैं। तो अगर ब्राह्मण उसमें संशोधन करेगा तो हमारा दायरा भी खुल जाएगा, फिर से भीमा कोरेगांव युद्ध होगा। और ये 400 की पार की बात ये अब भूल जाए, क्योंकि ब्राह्मणों से आजादी लेने से पहले हम ईवीएम से आजादी लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो अकेले पड़ गए हैं। अब ब्राह्मण धर्म खतरे में है, ये बात सच है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, ब्राह्मण धर्म जी। खतरे में है। ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानने वाले लोग अब लगातार घटते जा रहे हैं। अब ब्राह्मण से अलग होकर बिना ब्राह्मण के विवाह होने लगे। लोग बुद्ध रीति रिवाज तो दूर की बात है, वो बोलते हैं मंत्रों में शक्ति है ना, तो हम मंत्रों का उच्चारण हम अपनी जाति के पुरोहित से करा लेंगे, लेकिन हम ब्राह्मण को 13वीं में नहीं बुलाएंगे, शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे। ये सिद्धांत ओबीसी में बड़े पैमाने पर डेवलप हो रहे हैं कि अब आरएसएस के गुंडों से हम सीधी भिड़ंत करेंगे, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। तो 2022 से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। मैं यूपी में लगभग 1 साल रहा, यूपी से आया, मध्य प्रदेश में यही तैयारी चल रही है कि अब हम इन आरएसएस के गुंडों से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, और ईवीएम तो जाने वाली। तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, रामराज पटेल सर। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने ये बहुजन 85 चैनल में हमें इस चर्चा के लिए बुलाया। जी। सर, अभी बीजेपी के सांसद हैं आनंद कुमार हेगड़े। उन्होंने कहा कि 400 पार जो सीटें आएंगी संविधान बदलने की और धर्म की रक्षा के लिए चाहिए। मतलब 400 पार सीटें, वो जो बीजेपी द्वारा दावा किए जा रहे हैं, कह रहे हैं इनके मुंह से जो ये निकला कि हम संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलना मतलब राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के उस श्रेणी में आता है। किस तरह देखते हैं सर ऐसे बयानों को आप? मैं इस बयान को सेल्फ सुसाइडल मान रहा हूं। ब्राह्मणों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ब्राह्मणों को ये जानकारी है कि वो इस देश में अल्पसंख्यक हैं, 3% है, और उनके पुरखे हमारे साथ कई लड़ाइयां हार चुके हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध है, और सिकंदर जो उनके डीएनए वाला था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने 3 बार 2 बार हराया था। तो इसीलिए उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान से बंधे हुए लोग हैं। हम संविधान को बदलने की बात सोचते भी नहीं है, और हम उसके दायरे में रह के काम करते हैं। तो अगर ब्राह्मण उसमें संशोधन करेगा तो हमारा दायरा भी खुल जाएगा, फिर से भीमा कोरेगांव युद्ध होगा। और ये 400 की पार की बात ये अब भूल जाए, क्योंकि ब्राह्मणों से आजादी लेने से पहले हम ईवीएम से आजादी लेने की तैयारी कर रहे हैं। गांव गांव हम लोगों को समझा रहे हैं कि ईवीएम कैसे तोड़ा जाए, और लोग ईवीएम तोड़ने के लिए आगे भी आ रहे हैं। बस वो ये बोल रहे हैं कि पटेल साहब हमको लठ खाने से बचा लो। तो हम उनको समझाते हैं कि हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। हमारी संख्या, ओबीसी, एसटी, एससी और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी की संख्या इस देश में सभी जगह पर है। पुलिस में भी हमारे लोग हैं, पैरामिलिट्री में हमारे लोग हैं, मिलिट्री में हमारे लोग हैं। ब्राह्मण लोग अफसर हो सकते हैं, लेकिन सिपाही हमारे ही लोग हैं। तो जब उनमें हम जागरूकता फैला रहे हैं कि ईवीएम से उनकी भी नौकरी जाने वाली है, अगर ईवीएम इस चुनाव में रही, तो हमको लठ खाना कम हो जाएगा। और गांव के लोग पुलिस से डरते हैं, क्योंकि वो भी संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं। वो सर, कानून का उल्लंघन नहीं करना पड़ता है। जी, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और उपराष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे जितने पदों में बैठे हुए हिंदू, वो फिर भी कह रहे हैं धर्म खतरे में है। राम मंदिर भी बना दिया, फिर भी धर्म खतरे में है। जागृति इतनी आ गई है आज की डेट में सोशल मीडिया से। आप लोग, और मैं कहना चाहूंगा, आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कहीं से भी कोई भी मुद्दा आता है, उसमें देश भर के लोगों को आप चर्चा के लिए बुलाते हैं। इन चर्चाओं से देश में जागृति फैल रही है। आज ओबीसी का व्यक्ति, एसटी एससी का व्यक्ति, यहां तक कि ब्राह्मणों के साथ जो सवर्ण कैटेगरी जो इन्होंने अलग से बनाई थी, सवर्ण में 3 वर्ण थे, अब ठाकुर और बनिया भी इनके साथ खड़े होने तैयार नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण मतलब भेदभावी व्यक्ति,
उसका मूल जो नेचर है वो भेदभाव करना है। ब्राह्मणों ने ठाकुरों के साथ भेदभाव किया, बनियों के साथ भेदभाव किया, और ओबीसी एसटी एससी के साथ तो भेदभाव कर ही रहे हैं। तो ये भेदभाव अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग पहले जैसे नहीं है। और अगर जिले में एक व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, तो जैसे ही सोशल मीडिया में आता है तो जनता उसको अपने से कनेक्ट करती है। अगर प्रदेश में, जिले में एक ठाकुर के साथ अगर ब्राह्मण लोग बुरा व्यवहार करते हैं, आपने देखा होगा यूपी में भी कई बार हुआ है कि ठाकुर सांसदों को ब्राह्मण सांसदों ने जूते मारे हैं सभाओं में। कई ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं कि भरी सभा में, पार्टी की सभा में ब्राह्मण सांसद ठाकुर विधायकों को, बनिया विधायकों को जूते मारते हैं। तो जब ऐसी प्रक्रिया, ऐसी चीज, ऐसी घटना जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है, तो इससे समाज ये सीख लेता है कि हमारी औकात क्या है। ये देश कोई जी, हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र है। ब्राह्मणों में, राष्ट्र में ब्राह्मण ही सब कुछ है, ना क्षत्रियों का कुछ है, ना किसी का कुछ है। तो अब वो अकेले पड़ गए हैं। अब ब्राह्मण धर्म खतरे में है, ये बात सच है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, ब्राह्मण धर्म जी, खतरे में है। ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानने वाले लोग अब लगातार घटते जा रहे हैं। अब ब्राह्मण से अलग होकर बिना ब्राह्मण के विवाह होने लगे। लोग, बुद्ध रीति रिवाज तो दूर की बात है, वो बोलते हैं मंत्रों में शक्ति है ना, तो हम मंत्रों से, मंत्रों का उच्चारण हम अपनी जाति के पुरोहित से करा लेंगे, लेकिन हम ब्राह्मण को 13वीं में नहीं बुलाएंगे, शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे। ये सिद्धांत ओबीसी में बड़े पैमाने पर डेवलप हो रहे हैं। अब उनका सर धर्म, उनका सिस्टम, उनका धंधा खतरे में है। जी, बड़ा आरोप लगता है कि आप लोगों पर, आप लोग संगठनों पर, कि आप लोग ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं। क्या कारण है कि आपको ब्राह्मणों को खुलकर विरोध करना पड़ा? इससे तो भाईचारा बिगड़ेगा, तो समाज में आप लोग विरोध करेंगे सर। ये देखिए, वो लिखते हैं तो हमारे विरोध में लिखते हैं, वो करते हैं तो हमारे विरोध में करते हैं। पूरे विश्व में कहीं भी इतनी सारी जातियां, लगभग 6,743 जातियां, और एक जाति में भी 7 उपजातियां, लगभग 50,000 उपजातियां विश्व में कहीं नहीं है, भारत में ही है। और ये ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई है। पहले ब्राह्मण कहते थे भगवान ने जाति बनाई, लेकिन लगातार जागृति के बाद ये समझ में आया कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने जाति बनाई। तो जो ब्राह्मणों ने किया है हम वही बता रहे हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने ये दुश्मनी हमसे शुरुआत की। ब्राह्मण के ढोर डंगर हमारे खेत में नहीं आ रहे, हमारे ढोर डंगर ब्राह्मण के खेत में नहीं जा रहे, वो हमारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे। लेकिन जब भी मौका आता है अधिकार देने का, तो वो लिखते भी हमारे विरोध में है, करते भी हमारे विरोध में है। वो बोले भरे हमारे विरोध में नहीं बोलते हैं, वो हिंदू हिंदू कहकर तुम भी हिंदू हम भी हिंदू कहते हैं। लेकिन जब करने की बात आती है, ओबीसी हिंदू है चुनाव के समय, वोट देने के समय, मुसलमानों से लड़ने के समय हम हिंदू हैं, लेकिन जब हमारा आरक्षण की बात आती है तब हिंदू नहीं है। महाराष्ट्र के कुर्मियों को इन्होंने मराठा मराठा कहकर जनरल कैटेगरी में डलवा दिया, और जब उनको मराठा आरक्षण में देने की बात आ रही है तो ये ब्राह्मण लोग ही पीछे से पिटीशन लगवा रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे विरोध में मुसलमान थोड़ी है, यही तथाकथित ब्राह्मण हमारे विरोध में है, संविधान के दायरे में रहकर भी हमारा विरोध करते हैं। ये जी, कभी हमारे साथी नहीं रहे, इन्होंने हमारे पुरखों के साथ अत्याचार किया। शिवाजी महाराज को दूध में जहर देकर कोकनस्थ ब्राह्मणों ने मारा। संभाजी महाराज को जो सेना ने पकड़ा, वो मुगल की सेना थी, उसमें सेनापति तो ब्राह्मण थे। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र तुमको आंख दिखाए तो उसकी आंख निकाल लो, कोई तुमको अपने बाहुबल से हराने की बात करे तो उसके बोटी बोटी कर दो। ये मनुस्मृति में लिखा है। इस्लाम में तो केवल सजाए मौत है, फांसी पे लटकाने को कहा था संभाजी महाराज को, है ना। लेकिन ये लोग गए, बोले नहीं हम इनको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मौत देंगे। तो संभाजी की दर्दनाक मौत हम भूले नहीं, करने जी। पर हाँ ये सर, सबसे ज्यादा अत्याचारी है। सर मान लीजिए बात करते हैं 400 पार, तो क्या बहुजनों को अब तैयार हो जाना चाहिए कि आर पार की लड़ाई के लिए, कि अब सड़क पर ही आंदोलन होगा? क्योंकि सर 400 पार कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं संविधान को बदल देंगे, और ये एक बयान नहीं है, तमाम ऐसे बयान
अनगिनत बयान है कि इनके नेताओं द्वारा दिए जा रहे मेश्राम साहब का मुझे अच्छे से अभी भाषण याद है कि हम लोग यूपी के चुनाव में इटावा में हुई थी एक रैली। इटावा में रैली हुई थी, उसमें मेश्राम साहब ने कहा था कि जब इन्होंने बयानबाजी देना शुरू ही किया था यूपी के चुनाव के पहले, तब से मेश्राम साहब का कह रहे हैं कि अब आरएसएस के गुंडों से हम सीधी भिड़ंत करेंगे, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। तो 2022 से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। मैं यूपी में लगभग 1 साल रहा, यूपी से आया, मध्य प्रदेश में यही तैयारी चल रही है कि अब हम इन आरएसएस के गुंडों से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और ईवीएम तो जाने वाली है, ईवीएम बचेगी नहीं। 400 पार ये सब जो खेला है इनका, इन्होंने नई संसद ही इसीलिए बनाई है कि ये संविधान बदलने का प्रयास करें। पुरानी संसद में ज्वाइंट सेशन के लिए जगह नहीं थी, नई संसद में ज्वाइंट सेशन हो सकता है और ज्वाइंट सेशन के माध्यम से संविधान बदलने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन हम समाज में इतनी जागृति फैला देंगे, जो सांसद है ना, जो राज्यसभा सांसद, जो लोकसभा सांसद संविधान बदलने की बात करेगा, उसको हम सड़कों पर जूते मारेंगे, क्योंकि जूते मारने में 302 नहीं लगेगी, 307 नहीं लगेगी। और अगर हम ब्राह्मण विधायकों के साथ साथ जो ओबीसी एसटी एससी के विधायक भी संविधान के विरोध में अगर बयानबाजी करेंगे, उनको हम जूता मारेंगे जब वो हमारे क्षेत्र में आएंगे वोट मांगने के लिए। और जूता मारने से उनको बताएंगे कि संविधान ने हमें रोक रखा है, इसीलिए जूता पड़ रहा है। तुम्हारी बातों का जवाब हम बातों से भी दे रहे हैं और जूते से भी दे रहे हैं, इसीलिए हमको छेड़ो मत। अब आर पार की लड़ाई हैं। हम नेताओं को भी पिटाई करके करेंगे। और अगर इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे बयानबाजी पर कार्रवाई नहीं की, तो मेश्राम साहब का तो पहले ही आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज जो शपथ लेता है कि मैं मरते दम तक या जब तक मेरा कार्यकाल है मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, अगर वो भी संविधान के विरोधी बोलने वालों को जेल में नहीं डालते हैं, तो हम ऐसे जजों को भी जूता मारने का काम करेंगे। तो जनता क्या कर जी सकती है? जूता मार सकती है, तो हम जूता मारेंगे। जी चुनाव से ठीक पहले सीए लागू करना कितना वाजिब समझते हैं, और चुनाव से ठीक पहले, और इससे तो क्या माहौल बिगड़ेगा, और कह रहे हैं सबको नागरिकता मिलेगी, इससे किसी नागरिकता दी जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जब मुसलमानों के वोट कट रहे थे यूपी के चुनाव के बाद, बहुत सारे चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तब ओबीसी एसटी एससी के लोग ताली बजा रहे थे। अभी सीए आया है, सीए कभी भी अकेला नहीं आया, उसके साथ 2 कानून और साथ में आए, एनआरसी एनपीआर। अगर ये एनआरसी एनपीआर कानून अगर आ गया, साथ में आया, तो फिर इस देश के 90% लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का आधार है, नहीं। अमित शाह जी बार बार कह रहे थे जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का आधार है। जो 1970 के पहले पैदा हुआ है असम में, उसको नागरिकता असम में मिली। अगर ये कानून भारत देश में लागू होता है तो 70 की जगह वो 75 कर देंगे, तो जो 1975 में पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक माना जाएगा, उसके लड़के बच्चे नागरिक माने जाएंगे। तो ये जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं ना, ये देश की 70-80% जो जनसंख्या बीजेपी के और कांग्रेस के भी खिलाफ हो गई है, पक्ष विपक्ष की जो जुगलबंदी है इसके खिलाफ है, उसका ये वोट का अधिकार, नागरिकता छीनने के साथ साथ वोट का अधिकार छीनने का ये जो प्रयास कर रहे हैं ना, इससे मैं उनको ये कह रहा हूं कि बीजेपी असम में जब एनआरसी लागू हुई थी तब पिछड़े वर्ग के 15 लाख लोग बाहर हुए थे और वो 15 लाख लोगों ने सीएम का हाउस जला दिया था। जो हाल आपने अभी श्रीलंका का देखा था, ऐसा हाल 2018 में असम का हो चुका है। राज्यपाल को भागना पड़ा था, सीएम को भागना पड़ा था। आरएसएस के चोटीधारी एंटीनाधारी लोगों को ना जनता पकड़ पकड़ के मार रही थी, महिलाएं पीट रही थी। तो इनके सामूहिक पिटाई के दिन आ जाएंगे। अगर ये एनआरसी सीए लागू करते हैं ना, तो इनकी सामूहिक पिटाई के दिन आ जाएंगे। और मैं कहता हूं अगर ब्राह्मणों में दम है तो डीएनए के आधार पर एनआरसी कर ले, वो देख ले। घुसपैठिया निकालना चाहते हैं ना,
तो इस देश में जो भी घुसपैठिया है उसका डीएनए बाकी के भारतीय लोगों से नहीं मिलेगा। तो डीएनए के आधार पे अगर एनआरसी करते हैं तो हम ब्राह्मणों का स्वागत करेंगे। और इस जी, डीएनए बेस्ड एनआरसी में हम गांव-गांव जाकर कहेंगे कि इस योजना में भाग लो। और हमने अभी भी कह दिया है, लोगों से कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो डीएनए आधारित एनआरसी के लिए हमने जनता को मोटिवेट कर दिया है, जनता भी हमारे साथ आई। तो ये कुछ भी कर जी, लें, राणा जी, अब इनका जी, समय गया। ये केवल हिंसा करके, अभी इन्होंने क्या किया है आपको पता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में धार जिले में एक बौद्ध विहार है, उसकी कुछ हिस्से जी, पे मस्जिद बनी हुई है, भोजशाला। उस पे अभी पिटीशन लगाई थी एक ब्राह्मण ने कि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे मैंडमस लगाया है और हाई कोर्ट के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये कहा मांग की है कि इसको हिंदू मंदिर घोषित करे, जबकि वो बौद्ध विहार है। तो ये पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके ये खेल खेल कर ही वोट ले सकते हैं, ज्यादा लोग का नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। मैं कह रहा हूं इनका जो जो दिया होता है ना बुझने के पहले फड़फड़ाता है, जोत जब तेल जी, कम हो जाता है तो आखिरी समय में फड़फड़ाता है। तो ये ब्राह्मणों का दिया फड़फड़ा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बयानबाजी वो कुछ भी करते रहे, उनका समय, अब उनका राज नहीं रहेगा भारत देश में। भारत के लोग अब ब्राह्मणों से मुक्ति का आंदोलन शुरू कर चुके हैं, इस आंदोलन को समझ रहे हैं और इस आंदोलन में ही हमारा भला है और कोई काम में भला नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये हम जनता को समझा रहे हैं। तो लोग इस जी। आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं। जी। साथियों, हमारी बातचीत कैसी लगी? सर ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला और साफ तौर पे कहा कि अब लड़ाई जो है वो आर पार की होने वाली है, उसमें बहुजन समाज लोग तैयार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग, चाहे बेरोजगार हो, युवा हो, तमाम मजदूर हो, परेशान है, किसान परेशान है, फिर भी ऐसे आर पार की बात करते हैं। और ईवीएम का मामला उठाया सर ने, कहा ईवीएम से धांधली होती है, और सब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का बयान भी है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होता। फिर भी इस देश के लोकतंत्र में लोगों की हत्या की जा रही है। किसी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने पर उसकी पुलिस प्रशासन द्वारा गोली मार के हत्या कर देती है। और इतिहास काल में भी देखने को मिला कि तमाम लोग, हमारे लोगों को पहले मूछ रखने की वजह से और तमाम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ने की वजह से उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। तो ऐसे तमाम विषयों पर सर ने प्रकाश डाला। बातचीत कैसी रहेगी? बातचीत के दौरान आपने जो बातचीत के दौरान सर ने खास कर आपकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।